हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का जो वीडियो का इंट्रो आपने देखा होगा, चैनल का लोगो भी आपको नया दिख रहा होगा। कैसा आपको लोगो लग रहा है और कैसा आपको इंट्रो लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये एनजे ग्राफिक्स की हेल्प से ये सब लोगो डिज़ाइन किया गया है और ये इंट्रो भी उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। आपको भी कुछ काम है इस तरीके का तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर वो अवेलेबल है। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो वहाँ पर आप पोस्ट कीजिए, वहाँ पर आपको उनका आंसर आपको मिल जाएगा। और दूसरी अगर हम बात करें चैनल की, तो चैनल पर आपको लगातार अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा डेफिनेटली। बस आप लोगों का साथ बना रहे। चैनल को आपने अभी तक लाइक किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको भी इसका बेनिफिट आपके साथ साथ उनको भी मिल सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बेनिफिट लेते रहें और दोस्तों को छोड़ें यार, रहने दो उन्हें। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, यहाँ डिटर्मिनेंट का एक लास्ट टॉपिक हमारा पास बचता है, लियोनटॉफ इनपुट आउटपुट मॉडल। अब ये एक्चुअली लियोनटॉफ इनपुट आउटपुट मॉडल है क्या, तो हम ज़्यादा इसकी थ्योरी में ना घुसकर सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि भाई ये मॉडल है क्या। सपोज़ हमारे पास दो इंडस्ट्रीज़ हैं। एक इंडस्ट्री आज कह लो कि एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और एक इंडस्ट्री है जो वाटर प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, अगर मान लो कोई कंपनी है जो बिजली पैदा करती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी खुद भी तो कंज्यूम करेगी ना, क्योंकि उसे भी तो चाहिए काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। अब वो खुद भी प्रोड्यूस करती है और फिर आगे जो वाटर फैक्ट्री है, यानी जहाँ पर पानी से रिलेटेड कुछ भी बनता है, हम वैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि पानी से रिलेटेड कुछ मटेरियल बनता है या बिस्लरी बनती है या कुछ और बनता है, वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, वो जो कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है वो भी यूज़ कर रही है, और एक दूसरी कंपनी है जो कि वाटर का कुछ बनाती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है। प्लस जो कंज्यूमर है, आप लोग भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज़ करते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी यूज़ करते हैं, मतलब वो इंडस्ट्री के अलावा जो चीज़ें हैं वो बाहर भी यूज़ हो रही है। तो ये सारा मिलाकर उसका एक आउटपुट बनता है कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए। ऐसी अगर हम वाटर इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर जो भी चीज़ बनती है वाटर से रिलेटेड वो खुद भी यूज़ करते हैं उसका, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मान लो वहाँ पर भी भेजते हैं पानी, वहाँ पर बिस्लरी का पानी है या कुछ और है, ठीक है, हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो वहाँ पर भी जाता है। प्लस हम लोग भी यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सब जगह यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो मॉडल जो बन रहा है ना, इस मॉडल को हम बोलते हैं ओपन मॉडल। दो तरह के मॉडल आपके सिलेबस में, तो खैर एक ही मॉडल पे हम काम करेंगे, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए दो तरह के मॉडल होते हैं। एक होता है ओपन मॉडल और एक होता है क्लोज मॉडल। दोनों में फ़र्क क्या है? ओपन मॉडल का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री 1 है वो भी इसको यूज़ कर रही है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। इंडस्ट्री 2 है वो भी इसको यूज़ कर रही है, और जो कंज्यूमर है वो भी इसको यूज़ कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, सब जगह ये यूज़ हो रही है। तब मिलाकर इसका एक फाइनल आउटपुट बनता है कि भाई इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, ठीक है। जैसे आजकल बड़ी ऑक्सीजन की मारामारी बढ़ रही है, अब ऑक्सीजन जो बना रही है कंपनी, वो ऑक्सीजन मान लो खुद अपने लिए भी रख लेती है कुछ सेफ साइड के लिए, भाई हमारे अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो हमें भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। फिर वो आगे ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में भी भेजती है। अब वो हॉस्पिटल्स के अलावा जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी आजकल ऑक्सीजन के पीछे बड़ी मारामारी हो रही है, बहुत बड़ी समस्या हो रही है ऑक्सीजन की। तो और इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी भाग रहे हैं ऑक्सीजन के पीछे। सिचुएशन ही ऐसी आगे, क्या करें, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद है कि इस सिचुएशन से भी हम निकलेंगे। तो यहाँ पर ये जो मॉडल हो रहा है ना, ये एक ओपन मॉडल है। क्लोज मॉडल की बात करें कि मान लो आपके पास एक कोई छोटी कंपनी है, उसने एक सोलर पैनल लगा लिया, वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी खुद ही यूज़ कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है भैया किसी और को देनी है नहीं देनी, कोई मतलब नहीं है। जितना वो बना रही है इलेक्ट्रिसिटी वो सारा का सारा खुद यूज़ कर रही है। या कह सकते हो कि मान लो कोई ऑक्सीजन बना रही है कोई कंपनी, जितना बना रही है भाई अपने लिए बना रही है और किसी को वो दे ही नहीं रही है। तो इस तरह का जो मॉडल होता है वहाँ पर उसको हम बोलते हैं क्लोज मॉडल। जहाँ पर कोई इंडस्ट्री, अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री है तो यहीं पर सारा चीज़ें, सारे रिसोर्सेज यहीं पर यूज़ हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे क्लोज मॉडल और इसको हम बोलेंगे ओपन मॉडल। तो मॉडल तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि भाई ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में भी बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल टर्म में अगर हम बात करेंगे, मान लो ओपन मॉडल, क्योंकि सिलेबस में आपके ओपन मॉडल ही है, क्लोज तो है ही नहीं, छोड़ दो इसे। तो ओपन मॉडल में क्या है आपके पास, हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, इस तरह से कॉलम बना लेते हैं।
ये तो हो गया आपके पास आउटपुट और ये हो गया इनपुट। अब मान लो आपके पास दो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी इंडस्ट्री 1 ले लेते हैं और इंडस्ट्री 2 ले लेते हैं। जो इंडस्ट्री 1 है ये क्या कर रही है, कितना इनपुट ले रही है, मान लो जितनी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है उसका कुछ हिस्सा ये अपने आप को अपने पास रख लेती है, तो ये मान लेते हैं हम ये ए है, ठीक है। अब जो यहाँ से ये जो इंडस्ट्री 2 है ये इसको भी कुछ दे रही है, इसको भी कुछ दे रही है, मान लो ये दे रही है इसको बी, ठीक है, बी यूनिट ये इसको दे रही है। अब अगर हम इंडस्ट्री 2 की बात करें तो इंडस्ट्री 2 में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ये इंडस्ट्री 1 को कुछ यूनिट दे रही है, मान लो वाटर इंडस्ट्री है तो कुछ पार्ट ये इंडस्ट्री 1 को दे रही है, कुछ पार्ट ये खुद यूज़ कर रही है। अब इसके अलावा अगर हम ओपन मॉडल की बात कर रहे हैं तो कुछ इनके जितने भी यूनिट्स हैं वो कुछ बाहर भी यूज़ हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनल डिमांड। इस फाइनल डिमांड में सारा आ गया, कंज्यूमर का भी आ गया, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब आ गया, जितना भी मतलब इस इंडस्ट्री के बाहर जितना भी यूज़ हो रहा है वो सब आपका फाइनल डिमांड आ गया। तो फाइनल डिमांड हम मान लेते हैं, यहाँ पर इसको हम डिनोट कर देते हैं, डी से डिनोट कर लेते हैं, डिमांड है तो नॉर्मली बुक में तो वैसे सी से डिनोट कर रखा है, C1 C2 से, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक फाइनल आउटपुट आ जाता है कि भाई इंडस्ट्री 1 या इंडस्ट्री 2 को कितना कितना यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है, तो फाइनल डिमांड है वो इसने यहाँ पर डिनोट कर रखी है X1 और X2 से। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ये हो गया इसका टोटल आउटपुट। टेबल को ध्यान से समझो क्या कर रहा है, टेबल में क्या कह रहा है। अगर हम इंडस्ट्री 1 की बात करें, इंडस्ट्री 1 क्या कर रही है, ए यूनिट जो है इंडस्ट्री 1 खुद यूज़ कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्री 2 जो है वो सी यूनिट यूज़ कर रही है। फाइनल डिमांड कितनी है इसकी, C1 है। तो इंडस्ट्री जो I1 है उसका जो टोटल आउटपुट होगा, इसने इतना यूज़ कर लिया, इसने इसका इतना यूज़ कर लिया, इतना इसका यूज़ कर लिया, और जो टोटल हो गया आपके पास ये आ गया। यानी इन सब का जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर होगी बात। ऐसे इंडस्ट्री 2 है। अब इंडस्ट्री 2 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसने इतना यूज़ किया, इंडस्ट्री 1 ने, बी ने जितना भी कुछ बनाया इंडस्ट्री 1 ने इतना यूज़ किया है, इंडस्ट्री 2 ने खुद इतना यूज़ किया है, फाइनल डिमांड उसकी इतनी आ रही है, टोटल आउटपुट इसका इतना हो गया। तो इस तरह से आप कॉलम और इसको रीड करोगे। तो ये है, ये आपके पास इनपुट है, ठीक है, कितना इनपुट हो रहा है, कितना इसमें यूज़ हो रहा है, ये जाके आपके पास टोटल आउटपुट है। तो जो टोटल होगा ना वो टोटल इसका होगा, यहाँ पर टोटल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो तो इनपुट है, वो तो अंदर वो यूज़ कर लिया उन्होंने, लेकिन उसे टोटल कितना उसको यूनिट बनाना है वो तो टोटल आउटपुट आपका हमेशा ऐसे आएगा। तो आपको टोटल जब भी करना होगा वो ऐसे टोटल करेंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब इसके आगे समझते हैं, इसके आगे अब क्या हो रहा है। तो अब इतना समझने के बाद अब एक चीज़ और समझनी है वो में कि यह जो भी हम यहाँ टोटल आउटपुट आपके पास ये आ गया, X1 आ गया, X2 आ गया, इससे हमें एक बनानी होती है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, ठीक है, या उसे आप बोल सकते हो इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसका मतलब क्या है कि जब भी हम कंपेयर करेंगे किसी भी इंडस्ट्री को किसी दूसरी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे कि भाई किसका प्रोडक्शन क्या है, कैसा है, तो हमेशा क्या चाहिएगा, हमें उसकी जो 1 यूनिट होती है उसकी वैल्यू चाहिए होगी कि इस 1 यूनिट के हिसाब से कितना प्रोडक्शन वहाँ पर किया जा रहा है या कितना उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम समझने के लिए ये जो आपके पास डाटा भी इकट्ठा हुआ है, इस डाटा से मेरे को क्या करना है, मेरे को एक टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनानी है। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, या आप इसे बोलेंगे इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे बनेगी, इसको हम नॉर्मली जो डिनोट करेंगे वो ए से डिनोट करेंगे। इसके जो ये कंपोनेंट है A11 A12 जैसे आप मैट्रिक्स में लिखते हो वैसे हम लिखेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, इनकी वैल्यू आपको कैसे निकलेगी वो बड़े ध्यान से समझना है। अब यहाँ जो A11 है, A11 मतलब आपको बस ये एलिमेंट की हेल्प से आपका A11 बनेगा। अब यहाँ पर आपके पास जो इनपुट कोफिशिएंट में आपको इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जो A11 की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालनी है, वो पर यूनिट के हिसाब से निकालनी है। इंडस्ट्री 1 क्या कर रही है, इंडस्ट्री 1 टोटल जो है वो X1 प्रोड्यूस कर रही है यूनिट। तो अगर X1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है उसमें से A यूनिट ये खुद यूज़ कर रही है, तो A11 की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास A/X1।
ये कितना यूज़ कर रही है, ए यूज़ कर रही है। कितने में से यूज़ कर रही है, टोटल आपके पास x1 आ रहा आउटपुट। इंडस्ट्री 1 जो है वो टोटल x1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, उसमें से वो खुद a यूनिट यूज़ कर लेती है। तो यानी ये वाला जो एलिमेंट आएगा इसकी वैल्यू होगी a अपॉन में x1, पर यूनिट के हिसाब से कर दें हम, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, a21। अब यहाँ पर ये जो b यूज़ हो रहा है ये किसका यूज़ हो रहा है, ये भी तो इसी का इंडस्ट्री 1 का ही ना यूज़ हो रहा है ना। इंडस्ट्री 1 जितना यहाँ पर x1 बना रही है, उस x1 में से जो b यूनिट है वो I2 यूज़ कर रही है। ये इंडस्ट्री 1 का तो यूज़ कर रही है ना, देखो इंडस्ट्री 1 का जितना भी इंडस्ट्री 1 बना रही है उसका ये b यूनिट यूज़ कर रही है। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये आएगी b अपॉन में x1। ऐसे अगर आप इसकी निकालोगे तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, c यूनिट किसका यूज़ हो रहा है, I1 यूज़ कर रहा है। किसका यूज़ कर रहा है, I2 के आउटपुट का यूज़ कर रहा है। I2 का आउटपुट कितना है, x2 है। तो आपके पास जो A21 है, A12 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी c अपॉन में x2। ऐसे यहाँ पर जो d है इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर A22, इसकी वैल्यू आ जाएगी d अपॉन में x2। अगर इसको मैट्रिक्स के हिसाब से मैं करूँ, एक फार्मूले के हिसाब से मैं बात करूँ, तो फार्मूले के हिसाब से आपको कैसे निकालना है, ए आई जे की जो वैल्यू होती है, ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई जे डिवाइडेड बाय एक्स जे, ठीक है, एक्स आई जे डिवाइडेड बाय एक्स जे। मतलब यहाँ पर अगर आपको x11 निकालना है, या आप यहाँ पर ए ही ले लो, यहाँ पर नहीं, ए तो यहाँ पर सेम हो जाएगा, A11 ही हो गया। मान लो हम इसको x से डिनोट कर दें, सपोज हम इसको x से डिनोट कर रहे हैं, तो ये एक्स आई जे की जो वैल्यू होगी, अगर ये क्या हो जाएगी, x11 डिवाइडेड बाय x1, ये किसकी वैल्यू हुई, A11 की। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है A12 की, तो ये क्या होगी, x12 डिवाइडेड बाय x2। आपको j से डिवाइड करना है। अगर फार्मूले के हिसाब से बात करें तो फार्मूले का रट्टा नहीं मारना, लेकिन यहाँ पर क्या है, b अपॉन में x1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, b कौन सा एलिमेंट था, 21 था, तो 21 था, तो यहाँ पर क्या आएगा, x21 डिवाइडेड बाय x1, यहाँ पर j की जगह 1 है। अगर A22 की बात करें तो क्या आ जाएगा, x22 डिवाइडेड बाय x2, यानी जो j होगा आपको उससे डिवाइड कर देना है, लेकिन रट्टा नहीं मारना। फिर समझा रहा हूँ आपको, फार्मूला तो आपने पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके कि भाई क्या ये हुआ क्या है यहाँ पर। तो ध्यान से चीज़ को समझ लेना कैसे आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। भाई यहाँ पर आपके पास जो I1 है उसका टोटल आउटपुट इतना है, I1 ने x1 यूनिट प्रोड्यूस किया है टोटल। अब जो कंपनी जितना उसका यूज़ कर रही है उसके हिसाब से पर यूनिट की वैल्यू आप निकाल दो। तो टोटल में से अगर हम I1 खुद की बात करें तो ये टोटल में से a यूनिट यूज़ कर रही है, ठीक है। तो कितना आ गया इसका, a अपॉन में x1। यहाँ से I2 कितना यूज़ कर रही है, I1 का b यूनिट यूज़ कर रही है। ये आउटपुट I1 का है ना, आउटपुट b यूनिट यूज़ कर रही है। कितने में से यूज़ कर रही है भाई, x1 में से यूज़ कर रही है ना। तो I1 का जो टोटल आउटपुट है वो तो x1 है। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यहाँ पर ये दोनों कॉलम आएंगे तो इसको आपको इससे डिवाइड करना है, क्योंकि ये किसके हैं, ये I2 के आउटपुट हैं। तो I2 का टोटल आउटपुट कितना है, x2 है। तो x2 में से इतना यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, इतना यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह से आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। ये A11, A12, A21, A22। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कैसे निकलती है ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस की बात और कर लेते हैं हम। तो देखो अब हमें ए मैट्रिक्स बनानी आ गई, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं। हमने वहाँ से जो A11, A12, A21, A22 है, इनकी वैल्यू भी निकालनी सीख ली। कैसे वैल्यू निकालनी होती है कि भाई जो भी टोटल आउटपुट होता है उससे आपको डिवाइड कर देना है, जितना भी यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है। यहाँ पर कंजप्शन A हो रहा है तो टोटल आउटपुट से हमने इसको डिवाइड करना है। ऐसे इन चारों एलिमेंट को हमने डिवाइड कर दिया। अब ये कह रहा है कि अगर आपकी जो फाइनल डिमांड है वो चेंज हो जाती है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी आप बनाते हो हर साल क्या होता है, उसकी डिमांड फिर से बढ़ जाती है। भैया फिर से इतने AC आ जाते हैं, इतने कूलर आते हैं, गर्मी इतनी बढ़ रही है, क्या करें, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड और इंक्रीज़ हो जाती है। डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एज फाइनल डिमांड चेंजेस टू D1, D2। जो फाइनल डिमांड थी यहाँ पर C1, C2 थी, वो चेंज होके बन रही है अब D1, D2। अगर फाइनल डिमांड चेंज होगी तो टोटल आउटपुट है तो वो भी तो चेंज होगा। देन टोटल आउटपुट आल्सो चेंज, देन टोटल आउटपुट आल्सो चेंजेस टू
इसको मान लेते हैं y1 y2। तो ये जो d1 d2 है ये आपकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी d1 और d2, और जो ये मैट्रिक्स है आपकी x। अब यहाँ पर जो फाइनल आउटपुट आपका y1 y2 है तो ये लेना है, अब वो नहीं लेना, ठीक है। फाइनल डिमांड भी हमने चेंज कर दी d1 d2 से, और जो टोटल आउटपुट है वो भी चेंज हो गया y1 y2 से। अब यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है ना, वो किस तरह से इक्वेशन बन रही है, देखो जो आपके पास ये हमें पता है कि जितना भी इंटरनल कंजप्शन होता है या जो इंटरनल डिमांड होती है, इंटरनल डिमांड में अगर आप फाइनल डिमांड को ऐड करोगे, इंटरनल डिमांड क्या होगी, जो कंपनीज अपने अंदर ही यूज़ कर रही हैं, जैसे I1 I2 में यूज़ हो रहा है वो इंटरनल डिमांड होगी, फाइनल डिमांड ये हो गई। इन दोनों का जो टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी, A B C D की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हमने निकाली हुई है किसके हिसाब से, x1 x2 अगर टोटल आउटपुट है तो। अब टोटल आउटपुट हमारा चेंज हो गया है, क्या चेंज हो गया हमारा, y1 y2 हो गया है। तो जो A की वैल्यू है, ठीक है, A की वैल्यू है वो क्या आएगी, A11 इंटू में x1 की जगह क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A11 और y1। फिर ये वाला एलिमेंट क्या था, C की वैल्यू क्या आएगी, A12 इंटू में y2, प्लस ये एलिमेंट कितना चेंज हो गया आपका, d1 में चेंज हो गया फाइनल डिमांड। जो टोटल आउटपुट है वो भी चेंज हो गया, x1 की जगह क्या हो गया, वो y1 हो गया। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो क्या आएगी, A21 और इंटू में y1, ठीक है। फाइनल डिमांड वो टोटल आउटपुट आपका चेंज हो गया, y1 y2 आ गया। तो यहाँ जो x1 x2 था वहाँ पर y1 y2 रख दो बस। यहाँ क्या हो गया, A22 y2 प्लस में d2 इक्वल्स टू में y2। तो ये इक्वेशन बन गई। समझ में आई, कुछ नहीं आई, नहीं है समझ में तो देखो यहाँ से A मैट्रिक्स क्या थी आपकी, ये थी A11 A12 A21 A22। इसको मल्टीप्लाई करा गया किससे, x से मल्टीप्लाई किया हमने, y1 y2, और इसमें जो D मैट्रिक्स है वो हमने ऐड कर दी, तो उससे आपके पास टोटल आउटपुट आ गया। ऐसे ही बनेगा ना, देखो A11 इंटू में y1 ये आ गया, A12 इंटू में y2 ये आ गया। ऐसी मल्टीप्लाई होता है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। भूल तो नहीं गए कि डिटरमिनेंट करते करते मैट्रिक्स का कबाड़ा कर दिया हो, ठीक है। नहीं याद होगा तो दोबारा एक बार ध्यान से देख लेना भाई। तो ये दो एलिमेंट आ गए, प्लस में d1 इक्वल्स टू y1। ऐसे यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, और उसमें d मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास फाइनल आउटपुट आ रहा है x। अब यहाँ से अब ax को आप उधर ले जाओ, d को इधर ले गए हम, x माइनस ax। अब ये जो x मैट्रिक्स है, इस x मैट्रिक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इंटू में x को बाद में रखना आपको, क्योंकि यहाँ पर भी x बाद में, पहले नहीं रखना, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हम x निकाल देते हैं कॉमन, x कॉमन निकलेगा, बाद में निकलेगा, ये भी चीज़ ध्यान रखना। पहले ऐसे मत कर देना x कॉमन निकल गया जी i माइनस ए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पहले क्या करना है, i माइनस ए और x रखना है आपको बाद में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ें ध्यान रखना। अब यहाँ से अगर i माइनस ए की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, i माइनस ए इनवर्स इंटू में d। यानी जो फाइनल आउटपुट आपको निकालना है, फाइनल आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना है, i माइनस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स करना है, इंटू में फाइनल डिमांड से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो i माइनस ए जो मैट्रिक्स आती है ना, एक तो इसमें क्या होगा कि i माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि तभी सॉल्व होगा, तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। इन्वर्स वाली हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भाई इन्वर्स तभी निकलता है जब इसका डिटरमिनेंट इसका 0 हो जाए। इसका डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो i माइनस ए जो मैट्रिक्स आती है, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लियोनटॉफ मैट्रिक्स। i माइनस ए इज कॉल्ड लियोनटॉफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा एक फार्मूला बनेगा जिसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करके देखेंगे, उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन करने से पहले कि ये हॉकिंस साइमन कंडीशन और समझ लेते हैं। ये हॉकिंस साइमन कंडीशन क्या होती है कि यहाँ जो भी आप लियोनटॉफ मैट्रिक्स बनाते हो, तो लियोनटॉफ मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स आप आगे उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्वर्स निकालने के लिए तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो इन्वर्स तो निकल जाएगा।
लेकिन हॉकन्स साइमन कंडीशन ये बताती है आपको कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो यानी जो सिचुएशन होगी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, प्लस एक चीज़ और होनी चाहिए कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ लिएंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब आई माइनस ए शुड बी पॉजिटिव, यानी जो इनकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। जो भी डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास बन के आएगी आई माइनस ए की, तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस होती हैं तभी आप आगे उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन भी वो सॉल्व करके देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, फिर जो बाकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इससे रिलेट कर सको, और एग्जाम्पल्स की हेल्प से आगे की जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो आप करके देखो। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले उसको करके रख लो, और फिर वीडियो आने के बाद मैच करोगे आपने कितना सही किया कितना गलत किया। तो देखिए एग्जाम्पल आपके पास, इस एग्जाम्पल में कहता है भाई I1 I2 दो इंडस्ट्री है, ये फाइनल डिमांड है, टोटल आउटपुट इतना है। अब ये कहता है द फोरकास्ट डिमांड नेक्स्ट ईयर इज़ डी, नेक्स्ट ईयर के लिए जो डिमांड है वो चेंज होकर इतनी हो सकती है 20 से 30, तो जो टोटल आउटपुट है वो आपको बताना है कितना होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपके पास जो डी मैट्रिक्स है वो ये दे रखी है, डी मैट्रिक्स है आपके पास 8/11, सॉरी 8/11 नहीं 8/11, और जो एक्स मैट्रिक्स है वो आपको फाइंड करनी है। इसको हम y1 y2 नॉर्मली यूज़ करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। और जो ए मैट्रिक्स है वो हम बनाते हैं पहले, जो हमारी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है। तो उसके लिए आपको क्या बताया था, पूरा फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप क्लियरली बना दोगे। भाई 14/28, 14/28, 7/28, 6/36, 18/36। ठीक है, ध्यान से देखना पीछे, अगर समझ में नहीं आया तो कैसे बताया था। अगर वो चीज़ समझ में आ गई होगी तो फटाफट बना दोगे, फार्मूला कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ से देखो 14/28 हो गया 1/2, 1/6, 1/4, 1/2, तो ये बन गया आपके पास एक्स मैट्रिक्स। अब जो एक्स का जो फार्मूला था वो एक्स कैसे निकलेगा, x इक्वल्स टू आई माइनस ए इनवर्स इंटू में डी। तो हमें आई माइनस ए निकालना है पहले तो आई माइनस क्या हो जाएगा, आई माइनस ए करेंगे तो आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, 2/2 की करेंगे तो 1 0 0 1, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो -1/6 हो गया, 0 में से इसको करेंगे -1/4 हो गया, 1 में से इसको माइनस करेंगे 1/2 हो गया। आई माइनस ए आ गया, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ है डिटर्मिनेंट, देखो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है नहीं आ रहा, तो आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 1/4 हो गया, ये हो जाएगा प्लस, फिर वापस माइनस ही हो जाएगा 1/24। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, 24 6 - 1 यानी 5/24 नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आई माइनस ए इनवर्स एग्जिस्ट। भाई इन्वर्स निकालना है तो अब क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट क्या आ जाएगा इसका, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए। तो 2/2 मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। आई माइनस ए मैट्रिक्स ये थी, तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दें, यहाँ तो दोनों ही सेम है तो एक्सचेंज भी क्या करेंगे इन्हें, तो 1/2 1/2। इन दोनों के साइन आपको चेंज करने होते हैं, ये 1/6 हो गया, प्लस में ये 1/4 आ गया। तो आई माइनस ए का जो इन्वर्स है वो क्या बनेगा, एडजॉइंट को आप डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कितना है 5/24, तो 1/5/24 इससे डिवाइड करोगे तो ये हो गया 1/2 1/6 1/4 1/2। ये 24 को ऊपर ले जाओ, यानी ये बन जाएगा 24/5 1/2 1/6 1/4 एंड 1/2। तो आई माइनस ए का इन्वर्स आपका निकल गया। अब जो ये फार्मूला था, इस फार्मूले को आप यहाँ पर लगा दो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस ए का इन्वर्स ये हो गया 1/2 1/6 1/4 1/2 इनटू में डी कितना था आपके पास 20 30। इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर तैयार। 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 10 + 5 हो गया 15। ठीक है, इसको करेंगे 5 आ जाएगा, इसको करेंगे 15 आ जाएगा, 15 + 5 हो गया 20।
अब यहाँ जो 5 आ रहा है 5 से पहले इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 72 और 96। तो आपके पास जो टोटल आउटपुट होगा इंडस्ट्री X1 का आउटपुट होगा 72 यूनिट, जो X2 इंडस्ट्री है उसका आउटपुट होगा 96 यूनिट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार आप समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लगेगा आपको थोड़ा नई सी चीज़ है तो, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। एक बार समझ जाओगे, 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो बड़ा आसान लगेगा।